बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे RH आइसोमराइजेशन और RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये सबसे पहले होता क्या है, जो हमारे नॉर्मल RBCs है उसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिनकी वजह से एक एंटीजेंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो ग्रुप्स है ABO जो सिस्टम है वो बनता है, और दूसरे ग्रुप से उसको हम RH ग्रुप्स कहते हैं, रेसेस एंटीजेंस। ये एंटीजेंस जो है ये 40 के करीब होते हैं, और इनके जो एंटीजेंस है वो है DCE। ये जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीन। अगर किसी में ये तीन हो तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है। अगर किसी में DCE ये हो तो हम कहते हैं कि RH नेगेटिव है ये। तो इन एंटीजेंस के बेस पे हम पेशेंट को RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव कहते हैं, सही है। अब होता क्या है बच्चों में, जो RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है कि फीटल और मदर का जो सर्कुलेशन है वो अलग अलग सर्किट्स है, दोनों मिक्स नहीं होते। एक थिन सा मेम्ब्रेन है और जो प्लेसेंटा का मेम्ब्रेन है, उसकी वजह से ये दोनों सर्किट्स जो है ये मिक्स नहीं होते, सेपरेट करता है। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और जो बेबी है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, बिलिरुबिन्स और एमोनिया, यूरिया, ये चीज़ें, ये जो है सिर्फ मदर के ब्लड में आती है, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदर के ब्लड से जाके फीटल जो सर्कुलेशन है उसमें जाता है, सही है। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग बर्थ जब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है, प्लेसेंटा डिलीवर होता है, तो प्लेसेंटा का जो कुछ ब्लड है वो जाके क्रॉस हो जाता है मैटरनल सर्कुलेशन में, ठीक है। अब मैटरनल सर्कुलेशन की में होता क्या है, अगर मदर RH पॉजिटिव है और फीटस भी RH पॉजिटिव है तो मदर में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, सही है, कोई इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे इसके। अगर अब फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, तो इसको हम कहते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। होता क्या है कि अब ये ब्लड जो है ये अपने साथ ये RH एंटीजन को भी कैरी करता है, ये जाके वहाँ पर जो है मैटरनल जो सर्कुलेशन है वहाँ पर ये नॉन सेल्फ एंटीजन है, बॉडी इसको रिकग्नाइज करेगी एज फॉरेन बॉडी, और इसके ख़िलाफ़ जो है एंटीबॉडीज़ बनेंगे। अब पहला जो एंटीबॉडी बनता है वो IgM होगा, ठीक है। IgM बन गया। अब IgM जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, ये बहुत जो है बड़ा है, इसके मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा है, इसकी वजह से ये क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करेगा IgG। अब IgG जो है इसका स्मॉल वॉल्यूम, इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को। अब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, सही है, और वहाँ पर जो है जो फीटल जो सर्कुलेशन है उसमें एंटर होगा, ठीक है। और वहाँ का जो अगर दूसरा जो बेबी अब आएगा, ठीक है, पहले बेबी जो है उसमें कोई इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि वो तो डिलीवर हो गया। अब जब दूसरी दफ़ा प्रेगनेंसी होगी और उसमें फीटस बनेगा RH पॉजिटिव, तो वहाँ पर एंटीबॉडीज़ भी है, ठीक है, मदर में एंटीबॉडीज़ है। अब वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे और वहाँ पर रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो उसके ख़िलाफ़ जो है अब अटैक करेगा, जो बेबी का जो RBC के ऊपर जो एंटीजेंस है, RH जो एंटीजेंस है उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ मदर में बने थे, अब वो अटैक करेंगे उस पर, ठीक है। 18 to 20 वीक्स तक तो बेबी में कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो है बेबी का जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है वो मैच्योर्ड नहीं है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। अब इसका जो है काम अभी इसने स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही 20 वीक्स पूरे होते हैं तो ये काम करना स्टार्ट कर देता है, और जो एंटीबॉडीज़ अटैच है एंटीजन के साथ, अब ये कम्प्लेक्स जाके इसके ख़िलाफ़ जो है हमारा जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, और हेमोलिसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी बच्चे में। अब हेमोलिसिस की वजह से दो चीज़ें होंगी, एनीमिया होगा बच्चे में, फीटल एनीमिया, या हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, क्योंकि ये जो है ब्रेक होगा RBC और उसकी वजह से बिलिरुबिन जो है बनेगा बेबी में, सही है। ये दो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब फीटल एनीमिया कैसे क्या करेगा, RBC कम होंगे,
तो पीटल के जो बोन मैरो है, स्प्लीन है और इसके अलावा जो लिवर है वो ब्लड सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। ठीक है, तेज़ी के साथ अब ब्लड सिंथेसिस होगी। तो फीटल जो है एरिथ्रोपोइसिस करेगा। अब उसकी वजह से स्प्लीन और लीवर जो है वो इनलार्ज होगा, क्योंकि वो जो है वो भी काम कर रहे हैं, ब्लड बना रहा है, तो उसकी जो है हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, अब इसकी वजह से अब तेज़ी के साथ ब्लड बन रहा है तो उसमें जो है न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स भी बनेंगे, उनको हम एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, और ये एरिथ्रोब्लास्ट भी जाके पीटल ब्लड में जो सर्कुलेशन है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। अब इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटेलेस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटेलेस हो गया बच्चे में, हम इस कंडीशन को कहते हैं। अब इसके बाद भी अगर कंपनसेट नहीं हुआ और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उस तरह नहीं है ब्लड की, तो प्लासेंटा की जो है वो हाइपरप्लेजिया होगी। प्लासेंटा अब जो है उसको और ब्लड चाहिए बच्चे को, तो अब वो आगे जाके उसकी हाइपरप्लेजिया होगी। जब उसकी हाइपरप्लेजिया होगी तो उसकी वजह से थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कंपनसेट ना हुआ तो ऑक्सीजन अब डिक्रीज़ हो गए। अब जो है सेलुलर लेवल पर एसिडोसिस होगी और हाइपॉक्सिया होगा। अब हाइपॉक्सिया होगा तो पीटल जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बॉडी को अब और ब्लड की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ये भी ना हुआ तो बेबी जो है वो अब पीटल कार्डिक आउटपुट तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन साथ में जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। जो पीटल जो है वो हाइपॉक्सिया की वजह से वहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, और अब कंस्ट्रक्शन की वजह से बेबी जो है वो कार्डिक पिल्लेवर में चला जाता है। ठीक है, कार्डिक पिल्लेवर होगा तो बेबी में जो है एडीमा, एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रॉप्स पेटेलस। ठीक है, हाइड्रॉप्स पेटेलस होगा बेबी में। तो ये होगा इनीमिया। अब इनीमिया के बाद है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया की तरफ आते हैं, हेमोलिसिस होगा तो बिलिरुबिन बनेगा। ठीक है, बिलिरुबिन जो है वो नॉर्मली ट्रांसफ़र होगा मदर के सर्कुलेशन में और वहाँ से वो क्लीन होगा। ठीक है, अगर अब बर्थ के बाद जो है हम अम्बेलिकल कार्ड को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जो है मदर और फीटस का जो सर्कुलेशन का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, उन दोनों के ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है अब ख़ुद ही बेबी को उसको हैंडल करना होगा। उसी तरह हेमोलिसिस तो अभी भी हो रही है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ तो अभी भी पीटल जो सर्कुलेशन है उसमें है, तो वो होगी, बिलिरुबिन बनेगा। अब बिलिरुबिन आके जाके ये जो है न्यूनेटल जॉन्डिस हम इसको कहते हैं, ये न्यूनेटल जॉन्डिस करेगा, जो विदिन 24 और जो है बच्चे में हमें नज़र आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ और उसको जॉन्डिस है। ठीक है, तो ये न्यूनेटल जॉन्डिस है। अब इसकी जो है हम क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट में हम पोटोथेरेपी करेंगे। पोटोथेरेपी से अगर पेशेंट ठीक हो गया तो फिर हम आगे जो है उसकी मैनेजमेंट हम उसी पोटोथेरेपी पर रखेंगे पेशेंट को, और वो ठीक हो जाएगा। अगर उससे भी काम न बने और उसी तरह हेमोलिसिस और एनीमिया हो तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे पेशेंट में। ठीक है, अब इससे भी काम न बने तो फिर हम जाके पीनोबार्बिटॉल पर पेशेंट को कर दे। अब पीनोबार्बिटॉल करता क्या है कि पीनोबार्बिटॉल जो है वो पेशेंट में जो कर्निक्टस होता है, जो बेसल गेंगलिया है वहाँ पर जो बिलिरुबिन है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और उस डिपोजिशन की वजह से पेशेंट में जो है वो जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो डेवलप हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम पीनोबार्बिटॉल देते हैं। पीनोबार्बिटॉल जो है वो इनडायरेक्ट हेमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट में। किस तरह करता है कि यहाँ पर जो हमारे लिवर के जो नॉर्मल एंजाइम्स है वो मैच्योर होने में टाइम लगाते हैं। सही है, और जो पीनोबार्बिटॉल है वो इसको मैच्योर करता है टाइम से पहले। अब ये मैच्योर होंगे तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन आगे नहीं जा सकता और उसकी डिपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, जिसके अलावा है प्रोपेलेक्सिस। तो प्रोपेलेक्सिस में हम करते क्या है कि हम मदर को जो है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी रोगाम
एक इंजेक्शन आता है वो देते हैं, सही है। एंटी डी इंजेक्शन होता है, रोगाम के नाम से आता है, वो लगाते हैं, ठीक है। जब वो लगाएंगे तो वो डिसेंसिटाइज हो जाएगी मदर, और अगली प्रेगनेंसी में फिर उसको मसला नहीं होगा, ठीक है। एंटी डी लगाएंगे और एंटी डी की वजह से मदर जो है डिसेंसिटाइज हो जाएगी और अगली प्रेगनेंसी में मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।